अच्छा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ बोर्ड पे सॉल्व, और उसके अलावा आप अभी कर दीजिएगा एक, मैं आपको मज़ीद एडजस्टमेंट्स बता दूंगा। आप खोलें जी प्रैक्टिस क्वेश्चन चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़े मैं करता हूं बोर्ड पे। जी पढ़ लिया। ग्रुप एसओसीआई बनाते हैं। सेल्स 1 प्लस 95, कॉस्ट ऑफ सेल्स 82 प्लस 62। एसओएफपी में जैसे बताया था ना कि हम लोग एसओएफपी सारी बना लेते थे पी प्लस एस ब्रैकेट खोल के और वर्किंग्स, यहां पर भी हम एसओसीआई सारी बना लिया करेंगे और एनसीआई की वर्किंग खोल लेंगे। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 64 प्लस 8। आगे एडमिन कॉस्ट कितनी जी 42 और 71। आगे 2 प्लस आगे आगे एक्स और सीआई रिवैल्यूएशन है जी 1 प्लस 1 माइनस 0.3। वो नीचे आखिर में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई। और एस का फ्लैट कितना ले जी, ये सवाल की जगह तैयार होगी खेलने के लिए। एसओसीआई की सारी लाइनें पी प्लस एस ब्रैकेट खोल लिए और एनसीआई की वर्किंग शुरू कर ली। पॉइंट नंबर 1, पी ने 90% शेयर्स खरीदे थे और उस वक्त ऑफिस बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड। ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना, ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कह के भी हो सकती है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि जो वैल्यूड थी यानी बुक्स में वो अंडर थी, यानी कम बुक्स में वैल्यू लगी हुई थी, जबकि असल में फेयर वैल्यू ज्यादा बनती है। तो 3000 की फेयर वैल्यू अपवर्ड एडजस्टमेंट आ गई। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें इसका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वो मजीद चार्ज हो जाएगी। 3000 के पास जिंदगी कितनी 10, तो 300 यहां से लेस और एक्सपेंस बनाना है इसको। एक्सपेंस बना लिया और ये इसके प्रॉफिट्स में चार्ज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना सवाल हो सकता था किसी का, पूछा नहीं सामने वालों ने, कि ये तो 1 जनवरी 2018 को शेयर खरीदे थे, तो ईयर तो जुलाई से जून है। हाँ, इस ईयर तो पूरा ही रहा है ना, वो तो पुराने साल का मसला है। इस ईयर तो 2019 पूरा ही रहा है, तो इसलिए पूरे साल। पॉइंट नंबर 2, गुडविल का फॉर द ईयर इम्पेयरमेंट लॉस है कितना
1000। तो एक तो ये एक्सपेंस बनेगा और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है कि फेयर वैल्यू पे, तो बस। पॉइंट 4, ड्यूरिंग द ईयर पी ने एस को गुड्स बेची हैं 8000 की, तो ये 8 तो हो गया यहां से एलिमिनेट। इन में यूआरपी भी है, कितना यूआरपी है? 8000 में 1/4 चीजें स्टॉक में है, 2000, 25% मार्कअप है, 2000 इंटू 25 बाय 125 कितना बना? 400। तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और चूंकि पी सेलर है तो बस, एस सेलर होता तो यहां से लेस भी करते और बस खत्म। ये बन गया 10750, 10% एनसीआई है 1075, और ये सारे ब्रैकेट्स बंद कर दें। वन 136,400। ट्वेल्व थ्री टू ये प्रोसेस ही हम बना रहे होते हैं, तो बिल्डिंग जो फेयर वैल्यू गेन है वो डिवेल्यूएशन के में आती है, रेवेन्यू में आती है। वो तो गुडविल की वर्किंग में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आती है। गुडविल की वर्किंग में एक्विजिशन डेट तक की चीजें आ गई, एक्विजिशन के बाद के इनकम एक्सपेंसेस कंसोलिडेट होने। ये अगर हम एक्वायर हो गया, अब उस दिन के बाद से इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट होगी। तो जो एक्विजिशन डेट तक के एक्सपेंसेस इनकम्स हैं वो उस दिन की रिटेन अर्निंग में आ गए, गुडविल में निकल आए, उसके बाद वाली चीजें कंसोलिडेट होंगी। पैट हो गया ग्रुप का 20,350 और उसमें एनसीआई का हिस्सा है 1075, 19275। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम हो गई 21050 और इसमें एनसीआई का हिस्सा हो गया 1075 से आगे मजीद कितना? 300 का 10%। है 1075 में से 30 माइनस करना है, 1045। चलें और एडजस्टमेंट बताता हूं।
जी सवाल ओके। अच्छा एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी 1 से 6 तक सारी बोल दी ना। चले आगे पेज पलटे। 7 ठीक है, 7 और 8 समझाता हूं। पी ने, अच्छा ये मैंने ना शायद कल वाली क्लास में इसको फिर से एक्सप्लेन किया था, पीपीई के यूआरपी को। ठीक है, डेप्रिसिएशन बायर में क्यों एडजस्ट नहीं करनी। पी ने एस को प्लांट बेचा, प्रॉफिट। यूआरपी सेलर में एडजस्ट करना है, डेप्रिसिएशन को बायर में एडजस्ट नहीं करना। वो जो पुराना तरीका था और वो चेंज हो गया, वहां खड़े होकर मैंने बहुत सारी कहानी सुनाई थी। पी ने एक प्लांट 5,000 का खरीद के एस को 8,000 का बेच दिया, 3,000 प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। एस ने अपना पीपीई 8,000 पे रिकॉर्ड किया और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की लेट्स से 20%। एसओएफपी में हम लोग यूआरपी की क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, प्रॉफिट की अमाउंट को 3,000 डेप्रिशिएट कर रहे थे और यूआरपी को सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और पीपीई से लेस 2400 को, 3,000 और 600 को नहीं, 2400 को सेलर में एडजस्टमेंट कर रहे थे, बायर में नहीं कर रहे थे। और सेलर में एडजस्टमेंट करने की रीजन ये थी कि जो चीज बेची थी अगर वो सारी की सारी आज बुक्स से निकल गई होती तो सब सही था, प्रॉफिट रियलाइज था। लेकिन जो चीज बेची, चाहे वो गुड्स है चाहे वो पीपीई है, अगर वो ग्रुप के अंदर अभी भी एसेट मौजूद है तो जितने रुपए एसेट में आ रहे हैं उनमें जो प्रॉफिट लोडेड है वो मसला है। तो हमने उसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहा और इस 2400 को सेलर में से लेस और पीपी में से लेस। पूरे 3,000 को अनरियलाइज क्यों नहीं कहा, क्योंकि जैसे जैसे एसेट बुक्स में से निकलता गया प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रियलाइज होता गया। बैलेंस शीट का सवाल था ना, तो हमने रिटेन अर्निंग में 2400 को ट्रीट किया। इनकम स्टेटमेंट के सवाल में चूंकि फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट है तो 2400 की बजाय हमें इन दोनों को अलग अलग डील करना पड़ेगा। वो ऐसे कि अगर पी ने 3,000 का प्रॉफिट कमाया था तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल उसकी अदर इनकम में आ रहा होगा। तो क्या ये ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजल है, प्लांट वहां से उठ के इधर आ गया, तो फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल भी नहीं है, यहां से निकाल देंगे 3। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन 5,000 पे 20% बननी चाहिए ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि आप कितनी रही है 1600, 600 ऊपर आ रही है ना। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस ठीक नहीं आ रहा तो इसमें फालतू 600 आ रहा है, निकाल देते हैं। अब अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट के ऊपर देखेंगे तो 2400 का फर्क पड़ेगा। कैसे? अदर इनकम से 3,000 निकाला, एक्सपेंसेस में से 600 निकाला, तो प्रॉफिट पे 2400 का फर्क पड़ा, तो वही 2400 का ही पड़ना चाहिए था। तो बैलेंस शीट में हम 2400 को ट्रीट कर रहे थे, इनकम स्टेटमेंट में 3,000 को अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो फिर एनसीआई की वर्किंग से 2400 निकाल देंगे, एस सेलर है। अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो ये भी करना है और 2400 यहां से भी निकालना है। यहां तक इसको थोड़ा और गहरा करते हैं। ये तो था अगर इसी साल बेचा है तो, अगले साल क्या करें? अगले साल 3 तो यहां से लेस नहीं होगा, लेकिन अगले साल 600 का प्रॉफिट और रियलाइज हो जाएगा, सेलर को 600 का मजीद प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। तो ये नहीं, ये ऐसे ही करेंगे। अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो यहां 600 ऐड कर देंगे, क्योंकि एस का प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट 7 और 8 दोनों बता दी, लेकिन 7 पहले आप नंबर 2 पढ़िएगा। 7 में 1 और 2 टुकड़े किए मैंने, पहले 2 पढ़ लें और 8 पढ़ लें, फिर मैं 7 का जो पहला 1 लिखा हुआ है फिर वो बताऊंगा।
अच्छा 7 का 1 समझाता हूं। अगर पेरेंट के लिए ये फर्नीचर गाड़ी बेचना गुड्स थी, इसके लिए पीपी था, इसके लिए गुड्स थी। इसने अपनी, जैसे कोई एसी का बिजनेस है तो एसी की सेल तो उसकी गुड्स है, जो खरीद रहा है उसका वो पीपी है। तो अगर पेरेंट की ये गुड्स थी तो पेरेंट ने 8000 सेल्स में और 5000 कॉस्ट ऑफ सेल में रखा होगा। क्या ग्रुप पॉइंट ऑफ से सेल है, तो जब सेल भी नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, तो यहां से कितना निकाल देंगे 8, और यहां से इफेक्टिवली 3 ही निकलेगा। 8 सेल से 5 कॉस्ट ऑफ सेल से, तो इफेक्टिवली 3 ही निकलेगा। यानी अगर पेरेंट ने इसको बेचना प्रॉफिट एंड माना था तो ये 3 लेस है, और अगर पेरेंट ने इसको बेचना गुड्स माना था तो यहां से 8 लेस, यहां से 5 लेस। ये मैंने 7 के शुरू में 1 लिखा हुआ। अच्छा लिख के कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मौत पड़ती है तो जुबानी कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5।
मुझे है वो अमोर्टाइज नहीं होती गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती, इंपेयरमेंट होती है तो होती है, अमोर्टाइज नहीं होती गुडविल।
हाँ जी, जी डन। अच्छा जी, एडजस्टमेंट खोलें पेज 7, 8, 9, 10 डन। एक्विजिशन डेट पे कोई इनटेंजिबल एसेट था जो IS 38 ने मना किया हुआ था, लेकिन उसको हम लोग इज्जत देते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करते थे? गुडविल की वर्किंग में लाके उसको एसेट क्रिएट कर लेते थे और उसके बाद उस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करते थे। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें? उस पे अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर चार्ज करें, एक्सपेंस बना लें फेस पे और यहां से लेस करते हैं। फेस पे एक्सपेंस बना लें और एस के पैड में से लेस कर दें। ये मैंने आपको नंबर 12 बता दिया। जी नंबर 12 ओके। अगर पहले साल का सवाल है, पहले साल का, और गुडविल की वर्किंग में नेगेटिव गुडविल आ जाती है, तो एसओएफपी में क्या करते थे? नेगेटिव गुडविल पेरेंट की रिटेन अर्निंग में ऐड करते थे। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें? पहले साल का सवाल है तो हर साल थोड़ी नेगेटिव गुडविल आएगी। अगर सिर्फ पहले साल का सवाल है तो अदर इनकम बना देंगे, अदर इनकम में ऐड कर लेंगे बस। ये नंबर 11 बता दिया। अच्छा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी थोड़ी सी टेक्निकल है, पहले आसान समेटता हूं। नंबर 14 या IS 12 के बाद बताऊंगा। नंबर 15 एसओएफपी में वो जो मोड ऑफ कंसिडरेशंस थे उनकी इनकम स्टेटमेंट पे क्या क्या असर पड़ेगा, ये सारे 3-4 पॉइंट्स मैंने वही लिखे हैं। अगर डेफर्ड कंसिडरेशन है तो पेरेंट को फॉर द ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाना होता है। अगर ऑलरेडी बना लिया हुआ तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ तो बना ले, फॉर द ईयर फाइनेंस कॉस्ट में डाल दे। यहां कुछ नहीं, पेरेंट का एक्सपेंस है वो, बस फेस पे। अगर पेरेंट ने कोई कंटिंजेंट कंसिडरेशन रखी हुई है उसको क्या करना होता है? हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है, जो गेन लॉस है वो पीएनएल में डालना होता है। अगर पेरेंट ने सही अकाउंटिंग नहीं की तो जो फॉर द ईयर गेन लॉस है वो यहां ले आए। पेरेंट ने लैंड दी है उन लोगों को, पहले साल का सवाल है। सही अकाउंटिंग क्या होती है? मास्टर क्वेश्चन से रिलेट कर ले बेशक। उसको हम बेचना मानते हैं, लैंड दी है उन लोगों को, और उस पर जो प्रॉफिट एंड डिस्पोजल है वो आना चाहिए। और अगर पेरेंट ने सही अकाउंटिंग नहीं की तो ले आए। ये मैंने आपको 15, 16 दोनों बता दिए। 15 और 16 दोनों बता दिए। और डेफर्ड वाली बात शायद पीछे कहीं है जो मैं मिस कर गया हूं। 14 हाँ डेफर्ड, 14, 15, 16 तीनों बता दिए। जी 14, 15, 16 ओके। 17 एक नहीं, जुबानी बहुत है। 17 बताता हूं। अगर ये पहले साल का सवाल होता और इस साल में कुछ महीने ही गुजरे होते एक्विजिशन को, पहले साल का सवाल होता। अगर पास्ट पेपर में क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना इनकम स्टेटमेंट का, तो अक्सर ये होगा जो बता रहा हूं। अगर पहले साल का सवाल है और कुछ महीने हुए हैं एक्विजिशन को, तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है। इनकम एक्सपेंसेस फॉर द पूरा ईयर फैले हुए होते हैं। तो अगर पहले साल का सवाल है और एक्विजिशन हुए गुजरे ही सिर्फ 7 महीने हैं, तो हमने एस की 7 महीनों की इनकम एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करना है। असल तरीका यह है कि उन 7 महीनों की स्पेशल इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए। लेकिन सवाल का तरीका आपको कहां इनकम स्टेटमेंट देंगे? आपको तो पूरे साल की दी होगी। तो सवाल में फिर क्या करें? एस की सारी फिगर्स को 7/12 करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है 17 में। एक इसमें मैंने एक्सेप्शनल चीज बताई हुई है
ये कैफ में भी कभी कभार कोई हो तो उसके लिए मिसाल दी होती है। आप पढ़ के देख लें, ये 17 सारी पढ़ के देख लें, इसमें मैंने एक्सेप्शनल चीज बताई हुई है, मिसाल भी दी हुई है इसकी, देखें शायद समझ आ जाए। 17 सारी पढ़ लें। हाँ जी, ये एग्जाम्पल आ गई समझ? चलो सही है, नहीं आई। हमने एस की हर आइटम को 7/12 कर देना है। बाय 12 क्यों? उससे पर मंथ आ जाएगा, और बाय 12 करने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन पूरे साल पे फैली हुई है, इसलिए बाय 12 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ये दी हुई है कि हो सकता है सवाल में कहा हो, चांस कम है, मतलब ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, कैफ के चांस कम है, हो सकता है सवाल में कहा हो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 8 मिलियन, इसमें 1-2 मिलियन कैंपेन के ऊपर खर्चा किया था जो स्पेसिफिकली हमने मार्च में किया था। ये कंसल्टेंट को 2 मिलियन दिए थे, मार्च की ट्रांजेक्शन थी, बाकी 6 मिलियन पूरे साल की टोटल फैली हुई चीजें। तो अब हमने इसको भी बाय 12 करना है? नहीं, ये तो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है, तो इसके अलावा इसको 7/12 कर देंगे, और अगर ये पिछले 5 महीनों की है तो उसको छोड़ देंगे, अगर अगले 7 महीने की है तो पूरी 2 मिलियन ऐड कर लेंगे। ये कहा हुआ मैंने कि अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम है तो उसको साइड पे करके पहले बाकी के टुकड़े किए और फिर उसको एज इट इज ऐड कर लिया, अगर पोस्ट फेज की है, और अगर प्री फेज की है तो छोड़ दी। अच्छा, इसमें लास्ट डेफर्ड टैक्स वो IS-12 की चीज है, पीछे रह गया क्या? कंटिंजेंट लायबिलिटी, आखिरी एडजस्टमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये समझाता हूं और आपका भला हो जाएगा अगर आप ना वो जो मैंने परसों कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में सिखाई थी, अगर आप वो तीनों डब्बे पढ़ लें और जो मैंने उसकी 4 या 5 एग्जांपल्स कराई थी, अगर उनको एक बार देख लें तो फिर भला हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो समझ आएगी बात। जी देख लेंगे तो मैं डिस्कस करता हूं।
करूं बात? कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्विजिशन डेट पे मौजूद थी, इसका मतलब खड्डा पुराना था और हम उसकी उस वक्त एक फेयर वैल्यू निकाल के उसको प्री फेज का फड्डा ले रहे थे और लायबिलिटी के तौर पे उसको इज्जत दे रहे थे और गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस कर रहे थे। और लेस इसलिए कर रहे थे, मैंने अभी तक तो आपको एक एंगल बताया ना कि उसको हम लायबिलिटी ले रहे हैं, अब एक और एंगल बताता हूं। उसको हम लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि फड्डा प्री फेज का है, ये एक्सपेंस प्री फेज का है, तो एक्सपेंस बनाएंगे तो रिटर्न अर्निंग से लेस ही करेंगे ना, इसलिए नेट एसेट्स में से लेस कर रहे थे। मैंने पहले आपको ये लायबिलिटी कह के बताया, लेकिन अब ये एंगल भी दिखा रहा हूं कि हमें अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो उसका मतलब हमने कोई पुठी हरकतें की हैं, तो फड्डा है पुराना कोई, तो वो प्री फेज का एक्सपेंस है, तो हम उसको प्री फेज का एक्सपेंस कहते हुए नेट एसेट्स में से लेस कर रहे हैं। बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे? बैलेंस शीट में ये कर रहे थे कि जब तक ये सेटल नहीं होती, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू से कम शो नहीं करना, ज्यादा है तो ठीक है, कम नहीं करना। इनकम स्टेटमेंट में मेन बात बता रहा हूं, उसको फिर मुख्तलिफ मिसालों से समझा देता हूं। इनकम स्टेटमेंट में मेन बात यह है कि अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द ईयर मजीद फड्डा एक्सपेंस बनना चाहिए, तो जितना बनना चाहिए वो आ रहा है तो ठीक है, अगर उससे डिफरेंट आ रहा है तो एडजस्ट कर दें। दोबारा कॉन्सेप्ट ये है, फॉर द ईयर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मजीद फड्डा एक्सपेंस बनना चाहिए और वो एस ने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो सही है, और नहीं बनाया हुआ या ज्यादा बनाया हुआ है तो उतना कर लें जितना ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। मेन बात यही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जो मर्जी सिनेरियो बना ले हो जाएगा। और मिसालों से बता देता हूं, और मैंने फिर इसके फार्मूले बना लिए थे जिस तरह बैलेंस शीट में बनाए थे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया और कॉन्सेप्ट से हैंडल कर लेंगे तो बात खत्म, और अगर कॉन्सेप्ट से नहीं हैंडल करते तो चलो फार्मूलों से भी टेस्ट करा देता हूं। वैसे मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट से हैंडल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मिसालें बता देता हूं। पहली मिसाल, एक्विजिशन डेट थी 1 जनवरी 23 और इस वक्त फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 10 मिलियन। 31 दिसंबर 23 आ गया, एस रिकॉर्डेड प्रोविजन एस रिकॉर्डेड नथिंग सो फार। एक्विजिशन डेट पे फड्डा था, फेयर वैल्यू उसकी 10 मिलियन है, ईयर एंड आ गया, एस ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, अपनी इनकम स्टेटमेंट में वो कुछ नहीं लाया। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्री फेज का फड्डा है कि पोस्ट फेज का? प्री का। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए फॉर द ईयर 23? कुछ भी नहीं। एस ने क्या किया है? कुछ भी नहीं। तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं। ये मैंने केस 1 का डब्बा बना लिया। तो हम लोग फिर सॉल्यूशन में क्या करें? कुछ भी नहीं। ये मैंने केस 1 का डब्बा बनाया है। जी ओके, एग्जाम्पल 2, एस रिकॉर्डेड अ प्रोविजन ऑफ 6 मिलियन 31 दिसंबर 24, एस इंक्रीज्ड द प्रोविजन टू 9 मिलियन। एस अपनी बुक्स में प्रोविजन को 2023 में 6 मिलियन तक ले गया था, 24 में 3 और बढ़ा के 9 मिलियन तक ले गया। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से फड्डा उतना ही है कि और बढ़ गया?
मतलब और बढ़ तो नहीं गया, 10 के अंदर अंदर है ना, तो पोस्ट फेज में कोई एक्सपेंस आना बनता नहीं। तो 23 का सवाल हो तो क्या करें? एस 6 मिलियन एक्सपेंस बना चुका हुआ, रिवर्स कर दें, इनकम स्टेटमेंट के फेज से भी रिवर्स कर दें और एनसीआई की वर्किंग प्रॉफिट में भी ऐड बैक कर दें। 2024 के सवाल में क्या करें? एस 3 मिलियन एक्सपेंस बना चुका है, कोई नहीं बनाना बनता, रिवर्स कर दें, इनकम स्टेटमेंट के फेज से भी रिवर्स कर दें और यहां पैट में भी 3 मिलियन ऐड कर दें। दूसरा डब्बा बनाया। जी ओके। अच्छा, तीसरी मिसाल, ये भी मैं यही समझ रहा हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट पे चल लेंगे ना तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी मैंने फार्मूले डब्बे तो बना ही दिए हुए हैं। चले अब बताएं सवाल में क्या करेंगे। सवाल सॉल्व करते हुए हम क्या करें? पहले तो देखें एस ने क्या किया है। 2023 में क्या किया उसने? इनकम स्टेटमेंट को सामने रखें, 6 मिलियन का एक्सपेंस बनाया। 2024 में 7 मिलियन का। अब बताएं हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक सोचते हुए क्या करें? जब तक ये फड्डा 10 से ऊपर नहीं निकलता ना, मजीद एक्सपेंस आना बनता नहीं है। तो 2023 में एस ने 6 एक्सपेंस बनाया हुआ है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से आना बनता है नहीं। क्या करें? 6 रिवर्स कर दें, 6 का 6 रिवर्स कर दें, एक्सपेंस फेस से उड़ा दें और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में ऐड बैक कर दें। 2024 के सवाल में क्या करें? 3 आना बनता है, आ 13 रहा है, सॉरी 7 आ रहा है, 3 आना बनता है, तो 4 रिवर्स कर देंगे। अगर ये बात कॉन्सेप्चुअली समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ना एक जबरदस्ती का फार्मूला बनाया हुआ है। तीसरा डब्बा देखें, उसका आंसर 4 आ रहा होगा ईयर 3 2024 में। ये मैंने जबरदस्ती एक फार्मूला बना दिया। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली बेहतर समझ आ रहा है तो आप कॉन्सेप्चुअली चल लें। फिर भी तीसरे डब्बे का देखें, मैंने एक जबरदस्ती का फार्मूला बनाया हुआ है, आप देख लीजिए 2024 में उसका आंसर 4 मिलियन आ रहा होगा। तीसरे डब्बे में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 10 मिलियन माइनस 6 मिलियन 4 मिलियन आ गया, उस 4 को रिवर्स कर दें। चलें जी, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है और इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट खत्म। अब कल मतलब अगली क्लास में मैं ये करूंगा कि सोसी का भी फॉर्मेट दिखा के ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी 1-2 दफा टेस्ट हो चुकी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बता के, तो वही मास्टर क्वेश्चन जो मैंने बैलेंस शीट में सॉल्व किया था, उसी को मैं इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी में सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर मैं इंशाल्लाह इसके बाद एसोसिएट पे जाऊंगा। हाँ जी, चले ठीक है जी, संडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।